गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग एनसीईआरटी के सीरीज में जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने कल क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 ख़त्म किया था और आज हम अपने अगले चैप्टर नंबर 5 पे चलेंगे। और चैप्टर नंबर 5 हमारा है उद्योग। ठीक है, तो उद्योगों के बारे में हम देखेंगे कि उद्योग किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उद्योगों का वर्गीकरण करेंगे कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे भी जैसे हम कोई चीज़ सोचते हैं वो चीज़ उद्योग होगा। ठीक है, लेकिन इसका एक क्लासिफिकेशन होता है, इसका एक तरीका होता है कि कैसे किस प्रकार से हम उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उद्योगों के प्रकार देखेंगे कि उसमें स्वामित्व के आधार पर सामूहिक, ठीक है, अगर किसी एक व्यक्ति का वो उद्योग है तो वो स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होगा, अगर बहुत लोगों के पास है तो सामुदायिक उस पर स्वामित्व होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम औद्योगिक प्रदेश देखेंगे, उद्योगों का वितरण देखेंगे, उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में देखेंगे। तो एक एक करके हम पूरा उद्योग को बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5 उद्योग। चैप्टर 5 उद्योग। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर उद्योग के बारे में हम बात करते हैं तो अगर आपसे पूछा जाए कि उद्योग कौन सी क्रिया के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्रिया या द्वितीयक क्रिया या तृतीयक क्रिया, प्राइमरी एक्टिविटीज या सेकेंडरी एक्टिविटीज या टर्शरी एक्टिविटीज, तो देखो उद्योग ना, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, ये सारी चीजें ना सेकेंडरी क्रिया के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ठीक, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, ये सब ना द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आती हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो देखो उद्योग क्या है, अगर हमको परिभाषित करना हो, उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से है। ठीक है, आर्थिक गतिविधियों से है, तो उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से है। जो भी हम आर्थिक गतिविधियां करते हैं उसमें चाहे जो भी आर्थिक गतिविधियां हों, जो भी चीज हम करते हैं वो सारी चीजें उद्योग के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, उद्योगों का संबंध आर्थिक गतिविधियों से है। दूसरा क्या है, देखो उद्योगों के अंतर्गत ना 3 चीजें आती हैं, उत्पादन भी आता है, निष्कर्षण भी आता है और सेवाएं भी आती हैं। ठीक है, उत्पादन, निष्कर्षण और सेवाएं। अब देखो उत्पादन कैसे आ रहा है, निष्कर्षण कैसे आ रहा है और सेवाएं कैसे आ रही हैं, ये थोड़ा देखने का प्रयत्न करिए। देखिए जैसे कि हम किसी वस्तु का या किसी पदार्थ का उत्पादन करते हैं, जैसे कि इस्पात और लोहे से हम क्या बनाते हैं, इस्पात एवं लोहे से हम कई सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ठीक है, रेलवे की पटरियाँ, रेलवे का इंजन। ठीक है, लोहे से हम बहुत कुछ बनाते हैं, इस्पात से हम बहुत कुछ बनाते हैं, तो हम उसका उत्पादन ही कर रहे हैं ना। ठीक है, डिब्बा, पटरियाँ, अन्य चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हम उत्पादन कर रहे हैं वो सारी चीज़ें ना उद्योग के अंतर्गत आती हैं। अब निष्कर्षण हम क्या करते हैं, निष्कर्षण हम खनिजों का करते हैं। ठीक है, जैसे कोयला, ठीक है, निष्कर्षण हम खनिजों का करते हैं, जैसे कि कोयला, कोयला को हम क्या करते हैं, जमीन से खोद कर निकालते हैं, तो निष्कर्षण हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, और इन दोनों क्रियाओं के बीच में कई सारी हमको मदद की आवश्यकता होती है, कई सारी टेक्नोलॉजीज की आवश्यकता होती है, प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर कोई चीज़ उत्पादन हो रहा है तो उसमें मशीनरी लगी है, और अगर मशीनरी लगी है तो वहाँ पर वो मशीन चलाने के लिए कोई व्यक्ति भी होता है। ठीक है, या फिर फाइल हैंडल करने के लिए या भी कोई और चीज़ें हैंडल करने के लिए, तो वो व्यक्ति जो सेवाएं देता है, ठीक है, तो उसको सेवाओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो उद्योग का संबंध किससे है,
उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से है। आर्थिक गतिविधियों में उत्पादन, निष्कर्षण एवं सेवाएं तीनों को सम्मिलित किया जाता है। उत्पादन जैसे किस चीज़ों का होता है, किसी वस्तु या पदार्थ का उत्पादन होता है। जैसे लोहे से हम क्या बनाते हैं, पटरिया बनाते हैं, रेलवे के डिब्बे बनाते हैं, ट्रैक्टर बनाते हैं, हार्वेस्टर बनाते हैं, और भी कार, मोटरसाइकिल और भी कई वस्तुएं हम लोहे से बनाते हैं। तो ये उसका उत्पादन हुआ। और निष्कर्षण क्या हुआ, जैसे हम कोयले का निष्कर्षण कर रहे हैं, ज़मीन से खोद कर निकाल रहे हैं, पेट्रोलियम को ज़मीन से खोद कर निकाल रहे हैं, सोने को ज़मीन से खोद के निकाल रहे हैं, हीरे को ज़मीन से खोद कर निकाल रहे हैं। जो चीज़ें हम निकाल रहे हैं उसको निष्कर्षण बोला जाता है। और इन दोनों क्रियाओं के बीच जो हमको सेवाएं प्राप्त हो रही हैं, जो मनुष्य सहायता दे रहा है, वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप उद्योग के बारे में अच्छे से बता लोगे। देखो, जब आप एक ऐसा उत्तर लिखोगे ना, ऐसा उत्तर लिखोगे तो आपको एग्जामिनर ना चाहते हुए भी नंबर दे देगा। ठीक है, अगर उसका मन नहीं भी करेगा नंबर देने को, फिर भी वो आपको नंबर दे देगा। और क्योंकि नॉर्मल परिभाषाएं तो हर कोई लिखता है, लेकिन जब आप इतने अच्छे से लिखोगे कि उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से है, जिसके अंतर्गत उत्पादन और निष्कर्षण और सेवाएं तीनों आती हैं। उत्पादन के अंतर्गत हम ये करते हैं और निष्कर्षण के अंतर्गत हम ये करते हैं। ऐसा अगर आप उत्तर दोगे ना, बहुत आपका नंबर बहुत अच्छा उठेगा, दूसरों से ऑलरेडी आप 1-2 नंबर ज़्यादा पा जाओगे। ठीक है, तो अब आओ हम अगला देखते हैं, उद्योगों का वर्गीकरण। ठीक है, उद्योगों का वर्गीकरण। देखो, उद्योगों के वर्गीकरण में ना, उद्योगों को हम 3 प्रकार से बांटते हैं। ठीक है, उद्योगों के वर्गीकरण में उद्योगों को हम 3 प्रकार से बांटते हैं। पहला प्रकार क्या है हमारा, पहला प्रकार है कच्चे माल के आधार पर। ठीक, कच्चे माल के आधार पे देखो कौन से उत्पादन होते हैं, किस प्रकार की चीज़ें कच्चे माल के आधार पे उत्पादन होती हैं। और दूसरा हमारा है स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, स्वामित्व के आधार पे भी जो है उद्योग होते हैं। कुछ में सामुदायिक स्वामित्व होता है, कुछ में निजी स्वामित्व होता है। सामुदायिक स्वामित्व वो होता है जहाँ पर कई सारे लोग मिलकर किसी उद्योग को चलाते हैं, वो सामुदायिक स्वामित्व है। जहाँ पर केवल एक व्यक्ति का ही उस उद्योग पर नियंत्रण होता है, वो निजी स्वामित्व होता है। ठीक है, और तीसरा आकार के आधार पर। आकार के आधार पर उद्योग लघु भी हो सकता है, उद्योग बृहद भी हो सकता है। जो छोटे उद्योग होते हैं जैसे हस्तकरघा, ठीक है, मिट्टी के खिलौने बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सब लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, यहाँ पर बिजली की खपत बहुत कम है, पूंजी की खपत बहुत कम है, तो ये लघु उद्योग आते हैं। लेकिन जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो मोटरसाइकिल का निर्माण कर रही हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी हवाई जहाज, प्लेन, कार, इन सब चीज़ों का निर्माण कर रही हैं, ठीक है, वो बृहद उद्योग के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि उसमें वर्कर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वहाँ पर बिजली की खपत बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर पूंजी बहुत ज़्यादा लगी है, टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा लगी हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारा क्या है, कच्चा माल के आधार पर। ठीक है, कच्चा माल के आधार पर। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा आकार के आधार पे। ठीक है, तीसरा हमारा है स्वामित्व के आधार पे। ठीक है, उद्योगों का वर्गीकरण इन्हीं 3 आधारों पे होता है। देखो, कच्चे माल के आधार पर ना उद्योग जो है 4 प्रकार से डिवाइड होते हैं। पहला कृषि आधारित, ठीक है, दूसरा खनिज आधारित, तीसरा समुद्र आधारित और चौथा वन आधारित। तो देखो, जो भी चीज़ें हमको कृषि से मिलती हैं, ठीक है, जैसे खाद्य फसलें, तेल वगैरह, जितनी भी चीज़ें हमको कृषि से मिलती हैं, वो चीज़ें कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो पहला हमारा है कृषि आधारित उद्योग। ठीक, कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत क्या क्या आता है, वो सभी वस्तुएं, वो सभी पदार्थ जो हमको कृषि से प्राप्त होता है। जितने खाद्य वस्तुएं हैं, जैसे गेहूं, गेहूं से हम क्या बनाते हैं, गेहूं से हम ब्रेड बनाते हैं।
ठीक है। और गेहूं से हम क्या बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं। गेहूं में हम चीनी मिलाकर उसको गर्म करके कई सारी चीज़ें उसमें प्रयोग करके उसका हम प्रसंस्करण करके बिस्किट बनाते हैं। तो वो उद्योग में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसी प्रकार जो तेल वगैरह है, वनस्पतियाँ तेल, ठीक है, वनस्पति कई सारे तेल निकालते हैं जैसे सरसों के तेल, ठीक है। इन सबको पुरस्कृत करके हम एक उद्योग की तरह उसको स्थापित करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कृषि आधारित उद्योग हैं, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, हम पृथ्वी के भूगर्भ से कई सारे खनिज प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसमें से सोना आता है, बॉक्साइट, टंगस्टन, ठीक है, यूरेनियम, ऐसे कई सारे खनिज प्राप्त करते हैं। अब जब उन खनिजों का हम निष्कर्षण करके उसको प्रोसेसिंग करते हैं, सोने से हम क्या बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं, बिस्किट्स बनाते हैं, कई सारी चीज़ें बनाते हैं। हीरे से भी हम वही आभूषण वगैरह बनाते हैं, यूरेनियम से हम बिजली बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो आधारित ऐसे जो खनिज होते हैं ना, जिनसे ये सब उद्योग स्थापित होते हैं, वो खनिज आधारित उद्योग होते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है, समुद्र आधारित उद्योग, ठीक, समुद्र आधारित उद्योग। अब देखो समुद्रों से हम क्या करते हैं, समुद्र ना बहुत ही अधिक समुद्र में खाद्यान्न वस्तुएं पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे मत्स्य, मछली क्या है, मछली का तेल निकाला जाता है। वो तेल जो है कई सारी बीमारियों में काम आता है, उसका बहुत भारी पैमाने पे उपयोग होता है। और भी जो है हम समुद्र के ऊपर और भी कई चीज़ों के लिए डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो समुद्र से जो हमको चीज़ें प्राप्त होती हैं वो सब क्या आता है, समुद्र आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला क्या है, वन आधारित उद्योग, ठीक है। वन आधारित उद्योग, वन लकड़ियों के ना बहुत सारे उपयोग हैं, जिसमें हम कागज को बनाते हैं, ठीक है, लकड़ियों के बल्ले बनाते हैं, रेलवे के स्लीपर्स वगैरह लकड़ियों से बनाए जाते हैं, लकड़ियों से घर बनाए जाते हैं, उनके दरवाजे वगैरह भी बनाए जाते हैं लकड़ियों से। तो दैनिक जीवन में लकड़ियों के बहुत काम हैं। तो वन आधारित जितने भी चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं, जो चीज़ें हम बनाते हैं, उसको हम वन उद्योग के अंतर्गत रखते हैं। तो ठीक है, उद्योगों के वर्गीकरण में पहला हमारा था कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। इसमें हम चारों को देखें, ठीक है, कि कृषि आधारित उद्योग क्या है, खनिज आधारित उद्योग क्या है, समुद्र आधारित उद्योग क्या है और वन आधारित उद्योग क्या है। अब दूसरा हम चलते हैं आकार के आधार पे। देखो आकार के आधार पे ना दो प्रकार से होते हैं, एक लघु उद्योग, दूसरा बृहद उद्योग, ठीक है। पहला लघु उद्योग, दूसरा बृहद उद्योग, ठीक। दूसरा बृहद उद्योग। अब देखो लघु उद्योग क्या होता है, अभी हमने आपको बताया कि ऐसा उद्योग जहां पर बहुत कम लोग काम करते हैं, ठीक है, जहां पर बिजली ज़्यादा खपत नहीं होती, जहां पर पूंजी ज़्यादा नहीं लगी होती, जहां पर टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं लगी होती, जैसे कि मिट्टी के खिलौने बनाना, ठीक है, और भी कई सारे प्लास्टिक वगैरह के खिलौने बनाना, मिट्टियों के बर्तन बनाना। तो ये बहुत छोटे पैमाने पर होता है, ठीक है, तो लघु उद्योग के अंतर्गत आता है। लेकिन वही जहाँ पर अधिक वर्कर लगते हैं, जहाँ पर बहुत अधिक वर्कर लगते हैं, ठीक है, जहाँ पर अधिक बिजली की खपत होती है, जहाँ पर अधिक पूंजी लगती है, अधिक टेक्नोलॉजी लगती है, प्लस अधिक उत्पादन भी होता है, वो सारी चीज़ें क्या आती हैं, बृहद उद्योग के अंतर्गत। इसमें कौन से उद्योग आ जाएंगे, जैसे कि मोटरसाइकिल उद्योग, ठीक है, वहाँ पर कई सारी प्रकार की गाड़ियाँ निकल रही हैं, उत्पादन हो रहा है, ठीक है, कार उद्योग, चीजें बृहद उद्योग के अंतर्गत आती हैं। अब देखो स्वामित्व के आधार पे भी ना दो प्रकार का होता है, एक सामुदायिक स्वामित्व, सामुदायिक एवं निजी स्वामित्व, ठीक है। तो सामुदायिक स्वामित्व के अंतर्गत क्या आता है, जब उद्योगों पर एक से अधिक लोगों का नियंत्रण होता है, ठीक है, ये मान लो कोई उद्योग है, उसमें से कई सारे लोगों का नियंत्रण है, ठीक है, तो उसको हम सामुदायिक उद्योग बोलते हैं, ठीक है।
जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, ये मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी का मालिक कई लोग हैं, इसके शेयर कई लोगों के पास हैं, ठीक है। इसमें हिस्सेदारी कई लोगों के पास है, मान लो 50 लोगों के पास है। वहीं दूसरी कोई कंपनी है, उसके पास केवल उस कंपनी का वो अकेला मालिक है, ठीक है, तो वो निजी कंपनी हो जाएगी, ठीक। इतनी बात आई आप लोग को समझ में। इसी के साथ हमारा उद्योगों का वर्गीकरण खत्म हुआ। अब आओ हम देखते हैं उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, ठीक है, कि उद्योग को क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं, ठीक। उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो उद्योगों को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, इन सब चीजों के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। देखिए, कोई भी उद्योग, जैसे कि कपड़ा उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, या कोई लौह उद्योग है, इस्पात उद्योग है, या कोई कोयला उद्योग है, कोई बिजली उद्योग है, वो ऐसे ही हर जगह नहीं स्थापित हो जाती, बल्कि उनको वहाँ पर कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं, कुछ चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि वो उद्योग वहाँ पर उत्पादित हो। देखो, सबसे पहले इसमें क्या है, भौगोलिक दशा, ठीक है। भौगोलिक दशा मतलब वहाँ की जलवायु कंडीशन क्या है, ठीक है। जैसे कि कोई सूती वस्त्र उद्योग है, ठीक है, तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए हमको नम जलवायु चाहिए होती है। अगर वहाँ पर नम जलवायु नहीं होगी तो क्या होते हैं, रेशे जो हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है। तो नम जलवायु होती है जिससे वो रेशे नरम बने रहते हैं और कपड़ों का उत्पादन आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली दशा जो हमारी है वह है भौगोलिक दशा। और दूसरी प्रभावित करने वाली कारक क्या है, पूंजी, ठीक है। पूंजी बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास पैसे ही नहीं होंगे तो आप कैसे कोई कंपनी स्थापित करोगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तीसरी हमारी दशा क्या है, श्रम। अब मान लीजिए आपके पास पूंजी भी है, चलो तीसरा भूमि, ठीक है, तीसरा भूमि, इसके बाद पूंजी है। मान लीजिए भौगोलिक दशा है, कोई दशा बहुत अच्छी है, ठीक है, कोई ऐसा क्षेत्र है जो बहुत अच्छा है सूती वस्त्र उत्पादन के लिए, ठीक है, और हमारे पास पूंजी भी है, लेकिन हमारे पास भूमि ही नहीं है, वहाँ पर ज़मीन ही नहीं खाली है उद्योग लगाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो भूमि भी बहुत आवश्यक है, भूमि भी होनी चाहिए। भूमि के बाद हमको श्रम की आवश्यकता होती है। देखो, आप ना चीज़ों को कनेक्ट करना सीखिए। अगर आप एक दूसरे से चीज़ों को कनेक्ट करना सीख जाएंगे ना, तो आपका आधा काम तो यहीं हो गया, आपको कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप कनेक्ट करना सीखिए। देखिए, सबसे पहले भौगोलिक दशा की आवश्यकता होती है, ठीक है, इसके बाद पूंजी की आवश्यकता होगी, उसके बाद भूमि की आवश्यकता होगी, उसके बाद श्रम की आवश्यकता होगी, ठीक है। जब श्रम वगैरह मिल गया तो बिजली, पानी, ठीक, बिजली की आवश्यकता होगी, पानी की आवश्यकता होगी, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होगी। और ये सारी चीज़ें मिलकर ना जो है उद्योग को प्रभावित करते हैं, ठीक है। बाजार भी चाहिए होता है, एक बाजार हो, जो चीज़ आप उत्पादित करोगे वो बेचोगे कहाँ पर, तो बाजार भी आपको बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाजार भी बहुत ज़्यादा जो है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता है। तो कोई उद्योग कहाँ पर स्थापित होंगे उसके लिए ये सब कारक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। नहीं तो हर कोई उद्योग ना स्थापित कर ले, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। भौगोलिक दशा चाहिए होती है, पूंजी चाहिए होती है, भूमि, श्रम, बिजली, पानी और बाजार। बिजली क्या होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। पानी क्या होना चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। जब कोई चीज़ हम निम्न कॉस्ट पे उत्पादन करेंगे तभी तो उसको मार्केट में निम्न कॉस्ट पे बेचेंगे। जब आपका कॉस्ट बहुत हाई होगा तो आपकी चीज़ों को कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो अब आओ हम अगला चलते हैं। औद्योगिक तंत्र, ठीक है। तो औद्योगिक तंत्र हम देखते हैं कि उद्योग में, कोई भी उद्योग स्थापित करने में, उसमें जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं शामिल हो रही हैं, उसी को हम औद्योगिक तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है,
सबसे महत्वपूर्ण है निवेश, ठीक है, निवेश, निर्गत और उत्पादन, ठीक है। निवेश के अंतर्गत क्या आता है, जो भी हम उद्योग के अंतर्गत निवेश करते हैं, जो भी पूंजी निवेश करते हैं। निर्गत के अंतर्गत क्या आता है, बिजली, पानी, श्रम, ठीक है, बिजली, पानी, श्रम, भूमि, ठीक है, ये सारी क्रियाएं निर्गत के अंतर्गत आती हैं, जो भी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। और निवेश के अंतर्गत क्या आता है, पूंजी आता है। और उत्पादन, फिर हम पूंजी लगाकर कच्चा माल, ठीक है, हम कोई चीज़ पूंजी जब लगाते हैं, पूंजी लगा करके हम कच्चे माल को बिजली, पानी, श्रम, भूमि, बाजार की सहायता से उसको उत्पादन कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या उत्पादन, जो चीज़ हमारा उत्पादन हुआ उसको हम उत्पादित करते हैं। कपड़ा जैसे हो गया, ठीक है, मान लो ये कपास है, ठीक, कपास पे हमने क्या लगाया, पूंजी लगाई, पूंजी लगाई, बिजली लगाई, पानी लगाया, श्रम लगाया, भूमि लगाया, बाजार लगाया और कच्चा माल, ठीक है, कच्चा माल ही पूंजी है। तो हमको निर्गत के रूप में क्या प्राप्त हुआ, कपड़ा प्राप्त हुआ उत्पादन के रूप में, ठीक है। इसी प्रकार लोहा है कोई, ठीक है, लोहे में सबसे पहले हमको पूंजी लगानी पड़ती है, बिजली, पानी, इन सब की आवश्यकता होती है, उसके बाद इस्पात बनता है, ठीक है। तो बात आई समझ में। इन्हीं सब तीनों क्रियाओं को मिलाकर के जो है औद्योगिक तंत्र का निर्माण होता है, पूरे उद्योग का निर्माण होता है, जिसे हम औद्योगिक तंत्र कहते हैं, ठीक। अब हमारा अगला है, और शायद आज का लास्ट भी, क्योंकि बाकी उद्योगों का वितरण हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, ठीक है। औद्योगिक प्रदेश, देखिए औद्योगिक प्रदेश अभी हमने बताया कि जहाँ पर कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कई सारे उद्योग मिलकर, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे कई सारे अलग अलग प्रकार के उद्योग मिलकर, जैसे ये कपड़ा उद्योग है, ठीक है, ये क्या है, कच्चा माल उद्योग है, ये इस्पात उद्योग है, ठीक है। ऐसे कई सारे उद्योग मिलकर जब एक बड़ा उद्योग क्षेत्र बना लेते हैं, उसी को हम औद्योगिक प्रदेश कहते हैं, ठीक है, उसी को हम औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। और ऐसे औद्योगिक प्रदेश ना सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं, अमेरिका में स्थित हैं, पूर्वी एवं पश्चिमी यूरोप में स्थित है, मध्य एवं पश्चिमी यूरोप में स्थित है, पूर्वी एशिया में स्थित हैं, और भारत में भी कई सारे औद्योगिक प्रदेश हैं। भारत में कहाँ पर हैं, जैसे पुणे, मुंबई लोग कितने लोग जाते हैं काम करने, उद्योग है तभी तो, ठीक है। अहमदाबाद, वडोदरा गुजरात के क्षेत्र में, उसके बाद बेंगलोर, कलकत्ता, ठीक है, छोटा नागपुर, पठार, ये सब भारत में भी कई सारे औद्योगिक प्रदेश हैं। और इन औद्योगिक प्रदेशों को क्या प्रभावित करता है, वही जो हमने बताया, भूमि, पूंजी, श्रम, बाजार, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का जो है यहाँ तक का टॉपिक खत्म हुआ। तो कल हम उद्योगों का वितरण देखेंगे, और उद्योगों के वितरण में हम देखेंगे कि सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर है, उसको क्या भौगोलिक दशाएं चाहिए होती हैं, उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर है, उसको कौन सी भौगोलिक दशाएं चाहिए होती हैं। सूचना उद्योग कहाँ पर है, ठीक है। और इन्हीं के साथ हम अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से देखेंगे, और आज का टॉपिक इसी पे ख़त्म करते हैं। और आप लोग को भी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। धन्यवाद।